हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है और इसमें ऑलरेडी हमने अपने डे 5 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया था, जिसके अंतर्गत हमने मई से लेकर सितंबर तक के करंट को कवर कर लिया था और अक्टूबर के हमने 2 पार्ट अपने कवर कर लिए। आज ये हमारा डे 6 का अंतिम पार्ट है अक्टूबर माह का, और इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे नवंबर माह के करंट अफेयर्स को। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 6 है। अपने इस डे 6 में आज हम अक्टूबर 2020 माह के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 अक्टूबर तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर कर लिए थे। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कौन सा है। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, कब नहीं मनाया जाता। आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला आर्टिकल आता है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखो, यूपीएससी ने इस पे तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, लेकिन मे भी हो सकता है फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। और अगर इस पे नहीं पूछेगा तो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, हमने ऑलरेडी आपको ज्योग्राफी की जब क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम आपको बता देंगे, ठीक है। एक और बात यहाँ बतानी है वो ये कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को ही पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेम टू सेम चीज हैं। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे नदी ये ऐसे बह रही है तो नदी यहाँ पे है और यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत है, तो यहाँ से पानी को उठा के ऊपर ले जाना मोटर की मदद से, उसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं। गोदावरी नदी में बनाया जा रहा है तेलंगाना में मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मतलब इरिगेशन का हम कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राणहिता जो नदी है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, उसी के ऊपर इसे बनाया जा रहा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। गोदावरी जो रिवर है वो भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ध्यान देना, सेकेंड लॉन्गेस्ट मतलब भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे 2 बातें याद रखना। दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है गोदावरी को, क्यों? क्योंकि लंबी है उतनी ही, ठीक है। दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? कावेरी को, ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ पे याद रखना, दोनों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं? वनगंगा, कड़वा, शिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तलीमेरु, सबरी, धरना। आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो कौन कौन सी? पूर्णा याद रखना है, वनगंगा या मतलब वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, इनको याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रवरा याद कर लेना, ठीक है, मंजरा याद कर लेना बस, और मनेरू अगर मन हो तो कर लेना, ठीक है। फिर आती है संत मिसाइल। संत मिसाइल मतलब स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, बस इतना जरूर पूछा जा सकता है कि जो हमारी नाग मिसाइल है, ठीक है, उस नाग मिसाइल का जो एयर वेरिएंट है उसको किस नाम से बुलाते हैं? तो उसे बुलाते हैं हेलिना नाम से, ठीक है। और ये उसी 4th जनरेशन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ हेलिना मिसाइल का एक पार्ट है, ठीक है। संत मिसाइल स्वदेशी है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो नाग को बस याद रखना कि नाग का जो एयर वेरिएंट होता है उसको बोलते हैं हेलिना। दूसरी बात, 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल यहाँ पे आता है रेगुलेटरी सैंड बॉक्स। रेगुलेटरी सैंड बॉक्स वास्तव में क्या होता है? ये एक सेफ हार्बर होता है जहाँ बिजनेसेस कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती हैं रिलीज्ड या रेगुलेट कंडीशन में। मतलब सिंपल सा आपको अगर मैं एग्जांपल में समझाऊं, जैसे आप लोग जो फ़ोन वगैरह परचेज करते हैं या कोई कार आप परचेज करते हैं तो क्या होता है कि पहले इनका टेक्स्ट होता है हर तरीके का, ठीक है। मतलब फ़ोन को कई बार पटक पटक के देखा जाएगा, उसको गिराया जाएगा, उसकी स्क्रीन को कई बार चेक किया जाएगा कितनी फास्ट एक वर्क कर रहा है। तो ये सब जो किया जाता है उसी को बोलते हैं सैंड बॉक्स, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना, वैसे पूछेगा ही नहीं तो आपको याद रखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी
आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस देख लीजिए। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2020 में गठन किया गया, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंतर्गत। हो सकता है क्योंकि 2020 में आई है तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मे भी इतना डेप्थ में पूछती नहीं है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 के अंतर्गत गठित किया गया, हेडक्वार्टर देहरादून में है, ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइए कि पीएम किसके चेयरपर्सन होते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बॉडी है जिसके पीएम चेयरपर्सन होते हैं, तो किसके होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा CIC को लेके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक। RTI एक्ट 2005 के तहत इसको गठित किया गया, मतलब एक्ट के तहत गठित है। तो क्या होगा, ये स्टैच्यूटरी बॉडी होगी। स्टैच्यूटरी का मतलब कि सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। दूसरी खास बात, इसमें एक चीफ होता है और 10 कमिश्नर होते हैं, मतलब एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और बाकी 10 अन्य आयुक्त होते हैं। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किस समिति की सिफारिश के आधार पे राष्ट्रपति को नियुक्त करना होता है, उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो 3 लोग शामिल हैं, एक तो पीएम जो कि चेयरपर्सन होते हैं, विपक्ष का नेता मतलब लोकसभा का, और कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। खास बात क्या है कि 65 वर्ष या फिर 3 वर्ष, मतलब ये जो टेन्योर है इसके हिसाब से देखा जाता है। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, अर्थात इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार अवधि इसकी फिक्स करती है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, आपसे यहाँ 65 वर्ष पे क्वेश्चन घुमा देगा, इस समिति को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पे आपको दे देगा होम मिनिस्टर, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, ऐसे उटपटांग टाइप के कुछ भी तथ्य आपको डाल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है यहाँ पे कंट्री फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है। भारत का पहला पार्क बनाया जा रहा है असम में, मतलब एयरवेज, रोड एंड वाटरवेज, इन सबसे इसको कनेक्ट किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना का पार्ट है। मंत्रालय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, भारतमाला परियोजना क्या है? सड़क का निर्माण करना पूरे भारत में, ठीक है। और दूसरा आपने एक और पढ़ा होगा, सागरमाला मुख्य करती पोर्ट का निर्माण करती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है INS कावारत्ती। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि INS कावारत्ती क्या है, इंपॉर्टेंट है कावारत्ती। आपको अच्छे से पता है कावारत्ती क्या है, आइलैंड है या कहें राजधानी है। किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की, ठीक है। तो एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत से हम यहाँ पे थोड़ा पहुँचे, ये है लक्षद्वीप के आइलैंड, ठीक है। यहीं पे आपको मिलेगा क्या? कावारत्ती। ये द्वीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे चैटलेट हो, बित्रा हो, बंगाराम हो, अगत्ती हो, करमत्त हो, ठीक है, कालापेनी हो, और ये देखो कावारत्ती, ठीक है। तो ये द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी राजधानी है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है प्रोजेक्ट 28। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 28 क्या है, तो आप बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत एंटी सबमरीन वारफेस कॉर्वेट का निर्माण किया जाता है। कॉर्वेट क्या होते हैं, फ्रिगेट क्या होते हैं? एक तरीके से आप ऐसे समझो जैसे टैंक होता है ना, टैंक क्या होता है? जमीन पे चलता है, स्थल पे, तो उसी तरीके से टैंक ही होता है, लेकिन वो क्या है? समुद्र में चलता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्रिगेट, ठीक है। अब फ्रिगेट और कॉर्वेट में क्या डिफरेंस होता है कि फ्रिगेट का जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है और कॉर्वेट का जो साइज होता है काफ़ी छोटा होता है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है, इसलिए याद रख लो ताकि आपके बच्चे जब कभी ज़िंदगी में आपसे क्वेश्चन पूछें तो उनको अच्छे से बता देना कि हाँ साहब फ्रिगेट ये है, कॉर्वेट ये है। कुछ बच्चे कहेंगे सर शादी ही हो जाए यही बड़ी बात है, बच्चे तो दूर की बात है। सही है, हम आपकी हालत समझ सकते हैं। फिर आता है IIPA। IIPA दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे कई बार मौका मिला है यहाँ पे जाने का और कई सारी डिबेट में पार्टिसिपेट करने का। और एक सज्जन थे, उनके साथ में जब लाल बाल पाल, मैंने आपको कई बार बताया है, वो जब रिसर्च कर रहे थे तो वो यहीं पे ट्रेनिंग देते हैं आके। और कई बार तो अब आजकल उनके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ कि ये वही सज्जन हैं जिनके साथ हम रिसर्च करते थे, तो है ना, वही चीज़ें हैं। खैर कोई बात नहीं। IIPA क्या है? ऑटोनोमस रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
किस चीज़ से रिलेटेड है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पर्सनल ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड 1954 में बनाया गया। प्रमोट एंड प्रोवाइड फॉर द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन को प्रमोट करने की बातें यहाँ पे की जाती हैं। अदिति ऊर्जा सांच, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, जिसको जापान, जर्मनी और इटली के देशों ने प्रमोट किया था कि हाँ आपकी सरकार अच्छी है। रास बिहारी बोस को सलाहकार बनाया था कि आप हमारी इस सरकार के सलाहकार बनिए। ध्यान देना, ये आज़ाद हिंद सरकार की बात हो रही, आज़ाद हिंद फौज की बात नहीं हो रही। आज़ाद हिंद जो फौज थी उसका निर्माण किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, और उन्होंने फिर उसकी कमांड किसको सौंप दी थी? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। विचार किसके मन में आया था? बताइए, मोहन सिंह भाकना के मन में। सोहन सिंह भाकना कौन थे? वो गदर पार्टी से रिलेटेड थे। तो सारे नाम और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाया है वहाँ पे हमने डिटेल में आपको हर एक चीज़ बता दी है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर बात आता है ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स क्या है? वास्तव में एक क्षुद्र ग्रह है बेनु, यानी कि एक एस्ट्रॉइड है, उसका नाम है बेनु। वो क्या कर रहा है? वो हमारी अर्थ से आकर टकराने वाला है। तो वो हमारी अर्थ से आकर टकराए इससे पहले नासा ने क्या किया है? एक अपना स्पेस भेजा है, सैटेलाइट भेजा है, जो जाके यहाँ पे बेनु क्षुद्र ग्रह से उसकी मिट्टी का सैंपल लेगा और वापस आएगा धरती पे, और उस मिट्टी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे मॉडल बनाएंगे, और उस मॉडल को विस्फोट करने के हिसाब से हम एक रॉकेट का निर्माण करेंगे, ताकि वो क्षुद्र ग्रह बेनु को पृथ्वी पर आने से पहले ही डाइवर्ट कर दे या उसको विस्फोट कर दे, उसको टुकड़े टुकड़े में कर दे। जैसे आपने क्रिस मूवी देखी होगी, उसमें ये शायद सीन दिखाया गया है। तो एज इट इज यहाँ पे भी वही बात है, ठीक। तो ओसिरिस रेक्स क्या है? नासा का मिशन है, क्षुद्र ग्रह बेनु का सैंपल लेने के लिए जाएगा। रोबोट का नाम है पोगो। पोगो एक तरीके का चैनल भी है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये तीसरा मेजर प्लेटनरी है साइंस मिशन के लिए। अन्य दो न्यू मिशन है, न्यू हॉरिजन मिशन और जूनो मिशन। मतलब ये 3 मिशन है नासा के, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग चाहे वो जूनो मिशन हो चाहे न्यू हॉरिजन, ये सब सैंपल लाएंगे जाके, ठीक है। जापान द्वारा हायाबुसा मिशन व यूरोप ने रोसेट्टा मिशन में क्षुद्र ग्रह से सैंपल लेकर अर्थ पर आए थे, यानी ओसिरिस रेक्स प्रथम ऐसा मिशन नहीं है। सिंपल सी बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओसिरिस रेक्स ये पहला एक ऐसा मिशन है जिसमें किसी क्षुद्र ग्रह से सैंपल लाया जा रहा है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स मिनिस्ट्री हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया है। एनीमिया वास्तव में आपने देखा होगा कि कई देवियों में होता है, खासतौर पर महिलाओं में ये बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और दूसरी बात बच्चे की परवरिश होती है। तीसरी बात उनका महावारी का टाइम पीरियड होता है, मतलब पीरियड का टाइम पीरियड होता है, तो उसमें ब्लड्स जो होता है वो कम होता रहता है बॉडी में, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारी देवियाँ काफ़ी दुबली पतली बिल्कुल सूखी लकड़ी होती हैं, है ना, वो इसी कारण से। तो एनीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं या फिर डैमेज होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी देवियों का जो फेस होता है वो येलो कलर का हो जाता है, मतलब पीला पीला लगता है, ऐसा लगता है जैसे इनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई ब्लड है ही नहीं। लेकिन कई प्रकार की देवियां ऐसी होंगी जिनका जो मतलब बॉडी है, फेस है, वो बिल्कुल लाल गुब्बारे की तरह बिल्कुल ब्लड से भरा होगा, ठीक है। तो ये एनीमिया की कमी और उसकी उपलब्धता से ही संबंधित है। समस्या क्या है कि रेड ब्लड सेल्स ही बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और जब ये नहीं होता तो सोचो कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसीलिए देखना, जो महिलाएं या जो देवियां दुबली पतली होंगी वो ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाती, थक जाती हैं, और थकान उनको सबसे ज़्यादा होती है। और शादीशुदा महिलाओं के साथ में ये स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि उन्हें सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, और फिर वही बात है, रात में थकी होती हैं, फिर सुबह उनको 5 बजे उठना है, लीजिए चाय पी लीजिए, है ना, ये ड्रामा होता रहता है। आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है, थकान होती है, कई तरीके हो सकते हैं मतलब होने के, ठीक है। वही है, मैंने कई तरीके तो आपको बता ही दिए एग्जाम्पल के। फिर आता है कोविरैप टेस्टिंग। आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोविरैप टेस्टिंग का संबंध किससे है, ठीक है। न्यूक्लियर सुपर कंप्यूटिंग मिशन, आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि न्यूक्लियर सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है,
आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप इसे बिल्कुल भी मत याद रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस ये है परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, ठीक है। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर आगे लिख देते परम सुंदरी, है ना, गाना जो आया है, मतलब गंदा टाइप का जो गाना है, तो वही बात है। तो परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? ये एक तरीके के सुपर कंप्यूटर हैं हमारे यहाँ भारत के। इससे पहले भी आपने कई सारे नाम सुने होंगे, प्रत्यूष वगैरह का, है ना, मिहिर का। तो ये सब सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म का क्या क्या मतलब है। मान लो ऑप्शन में दे दे परम ब्रह्म क्या है, तो आप बता दो साहब एक ऐसा ब्रह्म है जिसको हमने देखा ही नहीं, जो सर्वे सर्वा है। कुछ लोग बच्चे लगाए आएंगे और फिर कोर्ट में केस भी कर देंगे यूपीएससी के ऊपर। तो खैर इतना आपको नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिला विकास परिषद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब आपको पंचायती राज पढ़ाया है या जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जिलों के डेवलपमेंट के प्लान के लिए इसका गठन किया जाता है। 14 लोग प्रत्येक जिले से व अन्य कई सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 5 वर्ष का इसमें टाइम पीरियड होता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे, मतलब जो वहाँ का डीसी होता है, जैसे आप कलेक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो उसके हेड बन जाते हैं। वर्ष में 4 बार इन सबको मिलना होता है। सदस्य डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। आपने इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। CPI IW क्या है? IW का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, इंपॉर्टेंट है CPI को लेके। और अभी आप देख रहे होंगे चर्चा में आ रहा है कि CPI और IIP को एक साथ मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। और वैसे भी यूपीएससी इतना अपडेटेड नहीं पूछती है, मतलब बेसिक जरूर पूछती है कुछ ना कुछ। तो उस बेसिक को देख लेते हैं कि CPI का बेस ईयर बदल दिया गया था, आपको पता है 2011-12 कर दिया गया था, लेकिन अब फिर कहा जा रहा है कि हम इसके बेस ईयर को फिर से बदल देंगे, 2016 कर देंगे। बेस ईयर का सामान्य सा मतलब ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए कोई चीनी का रेट आज 40 रुपये है, कल 38 हो गया, परसों 42 हो गया, फिर 36 हो गया, ठीक है। तो ये मान लो अलग अलग वर्ष में है। अब अलग अलग वर्ष में है तो सरकार से अगर कोई पूछे कि भाई साहब ये 2016 में रेट था, ये 2017 में था, 2018 में था, ये 2020 में था, तो 2021 में इसमें चीनी का दाम अगर 45 रुपये है तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि 45 रुपये है तो हम 2020 को बेस बना के ये कहेंगे 9 रुपये बढ़ गई, या फिर हम 18 को बेस बना के कहेंगे 3 रुपये बढ़ गई। तो अब आप समझ सकते हो कि हम उसी को बेस बनाएं जो कि हमें आज के प्राइस को कमतर दिखाने की कोशिश करे। तो वही बात है, सरकार हमेशा एक ऐसा बेस ईयर लेती है जो महंगाई को कम दिखाने का प्रयास करे, ठीक। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कहा जाता है अरे महंगाई तो बिल्कुल बढ़ी ही नहीं, और जबकि आपको पता है अरे यार भाई हमारी पेमेंट तो कम हो गई और आप कह रहे हो महंगाई बढ़ी नहीं, सरकार का डाटा ये कह रहा है। तो वो इसीलिए डाटा कहता है क्योंकि वो बेस ईयर ही कुछ और मानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट इसे कौन जारी करता है, इसको मंथली वाइज NSO के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, ऑफिस के द्वारा। RBI ने CPI को अपनाया है मुद्रास्फीति के लिए, तो इंपॉर्टेंट बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अपनाती है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। हरीश कुमार व उमेश सिन्हा समिति का गठन किससे है? इलेक्शन में चुनाव खर्च को लेकर सजेशंस देने से। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि उमेश सिन्हा जो समिति है उसका संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार में, यानी कि चुनाव सुधार में काम आना, या फिर एक तरीके से जो खर्च होता है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। लाइफ एंड मिनिएचर प्रोजेक्ट आपको नहीं याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ट्यूबरियल स्लेवरी ग्लैंड्स आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या है आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब बात आती है G20। ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मे भी अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि G20 क्या है। टोरंटो समिट 2010 में हुआ था जिसमें G20 एंटी कॉरपोरेशन वर्किंग ग्रुप्स को सेट कर दिया गया था, ये आपको नहीं याद रखना है। खैर इसके कंट्री मेंबर इंपॉर्टेंट थे और बाकी इंडिया इसका मेंबर है, इससे ज़्यादा आप मत याद रखिए। CBI के बारे में आए दिन आपको चर्चा में मिलता रहता होगा, CBI ने ये किया, CBI ने वहाँ पे रेड डाली, ये हुआ। तो बेसिक बस पता हो कि इसे गवर्न किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत। 2 तरह की कंसेंट की जरूरत होती है CBI के पास, एक तो केस स्पेसिफिक और दूसरा जनरल कंसेंट। ये क्या है, ये आप ऐसे समझो पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर ही ये चीज़ें आई हैं, और मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा
ठीक है, चुनाव के संदर्भ में ही राजनेताओं को लेकर ये इश्यूज आए थे, मध्य प्रदेश पुलिस के साथ और सीबीआई के साथ जो टसल हुई थी, तो उसी से रिलेटेड है। तो मोटे तौर पे मैं आपको बस ऐसे बताना चाहता हूँ इसको सिंपल तरीके से, कि जैसे कोई भी केस होता है, ठीक है, या किसी भी अपराधी को पकड़ा जाता है, तो सीबीआई को किसी भी स्टेट से अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है, सहमत लेनी होती है कि भाई हम यहाँ पे आ रहे हैं, आपके राज्य में इस पर्सन को पकड़ना है या इसके यहाँ रेड डालनी है, तो आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। तो लोकल पुलिस इनके साथ कोऑपरेशन बरतती है और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। लेकिन कई बार क्या होता है कि सीबीआई का पर्पज ही होता है लोकल पुलिस को परेशान करना, या एक तरीके से उस स्टेट में जाके लोगों के साथ गलत बिहेव करना। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सीबीआई को कह देती भाई इन केसेस में आप हमसे हमेशा पूछोगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार आपको अप्रूवल दे दी तो आप जब मर्जी आए तब आप हमसे पूछते रहेंगे। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ का, कि मैंने एक बार एक बच्चे को कुछ खाने को चीज़ें दे दी, ठीक है, वो रोज आने लगा मेरे यहाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई आप रोज खाओ, ठीक है। धीरे धीरे उसकी दोस्ती मेरे साथ इतनी अच्छी हो गई कि वो छीन कर खाने लगा, फिर बोलने लगा कि एक काम करो कुछ खिला दो चल के, आज भूख लगी है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, उसको मना थोड़ा ना करेंगे। पहले क्या होता था, पहले मुझसे कहते थे देखो जब मेरा मूड सही हो तभी मेरे से आके मिलना, तभी मेरे से बात करना, तभी मैं तुमको कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह फ्रिज से निकाल के दे दूंगा। लेकिन धीरे धीरे समय अनुरूप उसने चीज़ें समझ ली कि अरे ठीक है ये तो ऐसे ही है, इससे तो कभी भी मांग सकते हैं कुछ भी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कि जनरल कंसेंट वापस लेने के बाद सीबीआई अब फ्रेश केस रजिस्टर नहीं कर सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंतर्गत, ठीक है। इंटरपोल के साथ ये कोऑर्डिनेट करती है। इंटरपोल क्या है, इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल पुलिस है, उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी एक पुलिस की कॉर्प्स होती है। वो क्या करती है कि किसी भी अपराधी को पकड़ने में मदद करती है। जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ठीक है, मेहुल चोकसी हो गए, तो इनको कौन पकड़ेगा, यहाँ की पुलिस कहेगी या यहाँ की सरकार सीबीआई से कहेगी, तो सीबीआई इंटरपोल के रूप में वहाँ पे जो किसी भी स्टेट में ब्रिटेन में है वहाँ की पुलिस से कहेगी, तो वो जो पुलिस होती है वो इंटरपोल होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम। आपको नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को आप मत याद रखिए। फिर बात आती है यहाँ पे स्नो लियोपोर्ड। स्नो लियोपोर्ड से रिलेटेड केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, वो ये कि IUCN में इनका स्टेटस क्या है, तो आप बता देना IUCN में ये वल्नरेबल हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से पता है बिग 4 बिग 5 के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 बिग कैट की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। IUCN में वल्नरेबल है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो बाकी आपको क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हिमालय संरक्षक, ठीक है, सिक्योर हिमालय। सिक्योर हिमालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्योर हिमालय को कौन लॉन्च कर रहा है। तो सिक्योर हिमालय क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज और UNDP द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है, जो कि इंडिया के 4 स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम, ध्यान देना 4 स्टेट में फोकस है। आपको दे देगा सिक्योर हिमालय भारत के 8 राज्यों में चलाया जा रहा है, 6 राज्यों में, 7 राज्यों में, तो आप बोलना नहीं साहब, केवल 4 स्टेट इसमें शामिल हैं। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है क्या कि इसमें जो बॉडी है वो वर्ष में 3 बार मिलती है। ILO जो है वो ट्राई पार्टी मतलब त्रिपक्षीय एक संगठन है। त्रिपक्षीय का मतलब कि न केवल इसमें सरकारें शामिल होती हैं बल्कि मजदूर शामिल होते हैं, और साथ ही वो लोग जो इसको रोजगार देते हैं मतलब मजदूरों को, मतलब तीनों एक तरीके से कंपनी के मालिक भी शामिल होते हैं, सरकार भी, और रोजगार जो लेते हैं मतलब वर्कर्स वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। खास बात इसकी क्या है कि इंडिया इसका मेंबर है, वो भी संस्थापक सदस्य है। दूसरी इसकी खास बात क्या है, पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत गठित हुई थी। आपको पता है कि 1915 के समथिंग या कहें 1919 के समथिंग लीग ऑफ नेशंस चलता था, ठीक है, और 1945 में आके UN का गठन हुआ, मतलब इसी लीग ऑफ नेशंस को समाप्त करके UN के रूप में तब्दील कर दिया गया।
1969 में इसे नोबेल पीस प्राइज भी प्रोवाइड हुआ था। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट भी जारी की जाती, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे मे भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि बताइए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती, तो आप बता देना साहब इसे ILO के द्वारा पब्लिश किया जाता है। आपको यहाँ पे दे देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या IMF के द्वारा या ग्लोब ये आपका हाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो बता ही दिया मैंने, अंकटाड के द्वारा। तो आप बता देना नहीं साहब इनसे किसी से नहीं है, ILO से है। सर सैयद अहमद खां काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड हैं। ये एक तरीके से मैंने आपको पढ़ाया भी था जब सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहा था। तो ये क्या चाहते थे कि मॉडर्निटी आए, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में जो इस समय आधुनिकता नहीं है वो आधुनिक विचार उनमें शामिल हों, ठीक है। तो वही बात है। और इनकी एक संस्था थी, क्या नाम था आपका, पता है आपको ना, पैट्रियोटिक एसोसिएशन से रिलेटेड, ठीक है। देशभक्त एक रिसर्च पेपर भी ये लिखते थे, अलीगढ़ आंदोलन चलाया, मॉडर्न एजुकेशन ताकि मुसलमानों को प्राप्त हो सके, ठीक है। तहजीब उल अखलाक इनकी अंग्रेजी की पत्रिका है और राष्ट्रीय आंदोलन के अगेंस्ट थे। आपको पता है कि ये कांग्रेस के विरोध में ही काम करते थे। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर बात आती हिमालयन ब्राउन बियर, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट इतना इंपॉर्टेंट है, IUCN में इसका क्या स्टेटस है। तो IUCN में लीस्ट कंसर्न है ब्राउन बियर और IUCN में इंडेंजर्ड है हिमालयन ब्राउन बियर। तो ये याद रखना कि हिमालयन ब्राउन बियर क्या है, इंडेंजर्ड है, और ब्राउन बियर क्या है, लीस्ट कंसर्न है। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। येलो डस्ट क्या है, मतलब पीली धूल क्या है, चाइना व मंगोलिया के आसपास ये प्रवाहित होती है, आपको पता है वहीं पे पीला सागर भी आपको मिलता है, ठीक है। तो वो या येलो रिवर, आप पीत नदी, ठीक है, वो देखते होंगे। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है, बाकी आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। खादी ओहाका, खादी ओहाका तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ओहाका शहर। ओहाका शहर कहाँ का, मैक्सिको का, ठीक है। अब मैक्सिको कहाँ पे, कई बच्चों को लग रहा होगा सर मैक्सिको कहाँ पे है, तो देखो आपको हम एक बार मैक्सिको दिखा देते हैं। ये हम वेस्ट की ओर गए, वेस्ट में ये है हमारा क्या, साउथ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये बीच में है मैक्सिको, ठीक है। तो मैक्सिको अलग है किससे, नॉर्थ अमेरिका से। और आपको देखता होगा आपने कि यहाँ पे एक दीवार भी बनाई जा रही है, अमेरिका के द्वारा बनाई गई है, ताकि मैक्सिको के लोग यहाँ पे ना आ पाए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, मैक्सिको से ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी आप देख सकते हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। चलिए, अब बात आती है किसान सूर्योदय योजना, क्या पढ़ना है इसमें, नाम से ही समझ में आ रहा है और स्टेट वाइज है, इसलिए आपको इसे याद ही नहीं रखना है। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है कि क्या होती है क्या नहीं होती है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिंधु सभ्यता में डेयरी प्रोडक्शन, आपसे ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पे क्वेश्चन आएगा। तो जब मैं आपको समाज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि समाज कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि खाने पीने में वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, दुग्ध का उत्पादन भी करते थे, ठीक है। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। फिर आता है यहाँ पे लीबिया के बारे में। लीबिया इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर से सीमा बनती है, नॉर्थ अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र में है, त्रिपोली शहर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है त्रिपोली सिटी कहाँ का है, लीबिया का, ठीक है। मगरेब क्षेत्र कहाँ का है, लीबिया का, या कहें नॉर्थ अफ्रीका का। एक बार लोकेशन आपको दिखा देते हैं। तो ये है आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये है आपका देखो लीबिया, ठीक है। तो ये आप लीबिया देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या कर्क रेखा लीबिया से होकर गुजरती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। या ये बताओ कि अफ्रीका के किन किन देशों से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक। चलिए, इतनी बातें आपकी हो गई। फिर आता है एनिंगामा चन्ना गुल्लम, आपसे नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है, ठीक है। 2 न्यू रामसर साइट, ये तो देखो आपको नहीं याद रखना है क्योंकि इस समय रामसर साइट रोज बढ़ रही हैं, आज करंट के सिचुएशन में 46 हो गई हैं। तो ये तो हम ओल्ड अपना पढ़ रहे हैं, तो हम आपको ऑलरेडी इसकी लिस्ट पूरी प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आप उसी लिस्ट को देख लीजिए और उसी को बार बार याद करिए 46 रामसर साइट कौन सी हैं, ठीक है। कबरताल बिहार की है, आसन कंजर्वेशन उत्तराखंड का है, ठीक है, इनको शामिल किया गया, आपको नहीं याद रखना है। श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है किस रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, ठीक है।
तो इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब कई सारी हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे कि तुंगभद्रा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो और भी कई सारी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी आ जाती हैं, जैसे भीमा, मूसी, ठीक है, मुनेरू, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको नहीं याद रखना। घाट प्रभा, माल प्रभा ऑलरेडी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, ठीक है। वर्धा, ठीक, तो बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। IS क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है यहाँ पे चाइल्ड केयर, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पोलियो डे आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे भी हमारा देश क्या है, पोलियो मुक्त इस समय हो चुका है, ठीक, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बूंदी, बूंदी क्या है, राजस्थान की एक शैली है, ऑलरेडी मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया था, ठीक है, बूंदी चित्रकला को लेकर, तो वही चीज़ है, लेकिन ये कई और पुरानी चीज़ों के लिए फेमस है। रानी की बावड़ी है, रानी नानावती के द्वारा बनवाई गई थी 1699 में, और आपको पता होना चाहिए रानी की बाव या बावड़ी ये नोट में भी आई हुई है, चर्चा में है, ठीक है। खैर, सोफिया क्या है, सोफिया इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो चीज़ें हैं सोफिया, एक तो सोफिया क्या है, एक एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है, आप यूट्यूब पर डालना कभी भी सोफिया स्पेस ऑब्जर्वेटरी, तो एक जहाज आपको मिलेगा जो ऊपर उसके सैटेलाइट लगे होते हैं, वो आसमान में जाके उन्हीं सैटेलाइट को मेज़र करता है, और पूरी वो जहाज में स्पेस ऑब्जर्वेटरी ही बनाई गई है। वो जहाज आसमान में उड़ता रहता है और सब कुछ स्पेस से एक एक चीज़ को कलेक्ट करता है, डाटा को, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, सोफिया एक आर्टिफिशियल रोबोट भी है ना। आपने देवी जी का नाम सुना होगा, जिसको सऊदी अरब ने नागरिकता भी प्रदान की है। तो दोनों याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन में आपको कोई दिखाई पड़े ना, मान लो आपको ये जर्मन स्पेस ऑब्जर्वेटरी ना दिखाई पड़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ही दिखाई पड़े, तो आप फिर उसी को टिक करना। और अगर ये दिखाई पड़े तो आप बता देना कि हाँ, नासा और जर्मन एरोस्पेस के द्वारा मिलके ये एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है, तो आप इसको टिक कर देना, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, इससे ज़्यादा आपको इसे याद नहीं रखना है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब बात आती है यहाँ पे बेका को लेकर, ठीक है। बेका हो, कॉमकासा हो, ठीक है, जिमोवा हो, सिस्मोवा हो, लिमोवा हो, ये सब क्या हैं, ये यूएस के साथ में एक तरीके के एग्रीमेंट है। आपसे इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं पूछेगा, इसलिए डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी बातें आपको याद रखना है यहाँ पे। जैसे ये देखो दिया है जिस्मिया, ठीक है, लिमोवा, कॉमकासा, भारत इन सबको साइन कर चुका है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। एग्रीमेंट ऑफ द, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन जारी करता है, IMF के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वेवियर स्कीम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये है कि CVC इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। संथानम समिति की सिफारिश पे उसका गठन हुआ था, ठीक है। फेनी ब्रिज क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फेनी नदी इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा जिले से उत्पत्ति होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और भारत बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि जो फेनी रिवर है वो अरब सागर में गिरती है ना, तो आप समझ जाना, अरे यार फेनी तो त्रिपुरा में है और कहाँ हम अरब सागर में गिरा रहे हैं, हवा में जाएगी क्या उड़ के, हैं कि हाँ भैया हम नदी हैं, आ रहे हैं, देख लो, है ना। ज्वाइंट संसदीय समिति मतलब संयुक्त संसदीय समिति का क्या मतलब है, ठीक है। इसका पर्पस होता है एग्जामिन अ पर्टिकुलर बिल प्रेजेंटेड बिफोर द संसद, मतलब आधी हिंदी देखो आधी इंग्लिश, यहाँ पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है। और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन केसेस ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज इन एनी गवर्नमेंट एक्टिविटीज। सिंपल सा मतलब है कि किसी भी ऐसा वित्त विधेयक, किसी भी ऐसा पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल इरेगुलेशन जिसमें हुआ है, उसकी जांच करना, उसको चेक करना, उसी से संबंधित इसकी बात की। आप देखते होगे ना, JPC की मांग की जाती है कि JPC का गठन करो, है ना, राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहते हैं। तो इसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। अस्थायी यानी कि तटस्थ समिति होती है, स्पेसिफिक इशू पे बनाई जाती है। जैसे आप राफेल के इशू को देख रहे होंगे, तो उसी के लिए वास्तव में करंट में चर्चा में रही थी, बाकी आपको नहीं याद रखना है। नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे नहीं याद रखना है, ठीक है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है। 1997 में गठित हुआ था, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब खुद का ही फंड क्रिएट करती है, इंडिया व इंडियन गवर्नमेंट
वह इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इसे गठित किया गया, जिसमें एसोचैम, सीआईआई, फिक्की ये सब शामिल हैं। नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री बड़ा कॉन्सेप्ट है, डिपार्टमेंट उसका छोटा। चेयरपर्सन को पीएम द्वारा नियुक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे घुमा देगा क्वेश्चन कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन पीएम होते हैं, तो नहीं, पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, QCI के चेयरपर्सन को, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है, आपको ये याद नहीं रखना है, ऑलरेडी मैंने साइंस टेक में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा दी थी और आपको सारी चीज़ें अब अच्छे से पता भी होंगी, ठीक है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है अच्छे से आपको पता है, क्या बताना है ना, तो ये आपको नहीं याद रखना है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। 2018 में इसे शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका ये है मजबूत और बढ़ावा देना कुम्हारों की जीवन शैली में, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड पॉटर्स देना, मतलब जैसे आप देखोगे जो चक्का होता है ये लोग हाथ से चलाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई विदेशी ऐसे लोग हैं वो अपने चक्के को मोटर से, तो वही मोटर वाला चक्का इनको प्रोवाइड कराना कौन, खादी व विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, KVIC के द्वारा इसे चालू किया गया है, ठीक है। खादी एवं ग्रामीण इंडस्ट्री कमीशन क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1956 के एक्ट के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, ठीक है। पर्पस यही है कि प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉन्च करना। मिनिस्ट्री MSME, आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आती है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर बात आती है ITBP, बस इतना याद रखो कि ITBP की फोर्स कहाँ है, भारत और चाइना के वॉर के दौरान इसका गठन हुआ था। लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश तक इसे तैनात किया गया है, तो ITBP के जवान आपको यहाँ तक मिल जाएंगे, ठीक है। पहले CRPF एक्ट के तहत काम करती थी, फिर इसे ITBP के अंतर्गत काम किया जाने लगा। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगी, होम मिनिस्ट्री के, ठीक है। असर सर्वे, असर रिपोर्ट वास्तव में एक तरीके की एजुकेशन रिपोर्ट है, पूरा नाम है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। NGO प्रथम के द्वारा जारी की जाती है, NGO प्रथम इसका नाम ही है, ठीक है। तो आपसे मे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी लिख लेना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। CBC की देखो मैंने बात की थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन होता है, स्टैच्यूटरी स्टेटस है, 2003 में इसका गठित हुआ था। किस समिति के द्वारा, संथानम समिति के द्वारा। राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है, किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आती। खास बात क्या है, 3 मेंबर होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब एक मुख्य होता है, 2 अन्य होते हैं, ठीक है। और संसद के प्रति ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समिति द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उस समिति में कौन कौन होते हैं, PM होता है, होम मिनिस्टर होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, CIC, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। उसमें क्या मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें PM होता है, विपक्ष का नेता होता है और कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ विपक्ष का नेता तो होगा लेकिन यहाँ होम मिनिस्टर होगा। 4 वर्ष से 65 वर्ष की आयु उसका टेन्योर होता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। ड्रिप प्रोजेक्ट क्या है, आपको याद नहीं रखना है, डैम रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत है इसे, ठीक। वर्ल्ड बैंक व AIIB द्वारा फंडिंग है, 10 वर्ष का प्रोग्राम है, 2021 से 31 तक नहीं याद रखना है। जम्मू कश्मीर, अब भूमि खरीदना आसान है, ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, इतना वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आमूर फाल्कन, ये तो इम्पोर्टेंट कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। दोयांग लेक, दोयांग लेक कहाँ की है, नागालैंड की, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आमूर फाल्कन को IUCN में क्या स्टेटस है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नागालैंड का फेस्टिवल है आमूर फाल्कन फेस्टिवल। फिर आता है इंडस फ्यूचर जोन। इंडस फ्यूचर जोन का मतलब ये होता है लद्दाख रीजन में है। फ्यूचर जोन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये 2 प्लेट्स हैं, आप पढ़ते होंगे ना, अभिसारी और अपसारी प्लेटें, ये जब दोनों आपस में टकराती हैं, ठीक है, या महाद्वीपीय और महासागरीय जब आप पढ़ते हो तो इसमें एक प्लेट क्या होती है, नीचे को कंडक्ट हो जाती है, या कहें एक तरीके से नीचे को लैप कर जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर जोन। या एक तरीके से आप देखते होंगे कि कई बार ये प्लेटें आपस में टकराती तो ऊपर को ऐसे खड़ी हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन्स। तो ये जो बीच की स्थिति होती है ना, इसी को बोलते हैं फ्यूचर जोन। सिंपल सा और समझाएं आपको, रेल की पटरी होती है, उसमें बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, क्यों, क्योंकि वो बढ़ती रहे, तो वही चीज़ होता है फ्यूचर जोन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ऑपरेशन मेरी सहेली, बिल्कुल नहीं पूछेगा, मेरी कोई सहेली ही नहीं है तो क्यों पूछेगा मुझसे, है ना, तो आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है यहाँ पे टाइफून मोलावे,
वियतनाम में आया है, आपको नहीं याद रखना है। टाइफून क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हमने करंट में आपको लास्ट में पढ़ाया है कि नॉर्थ और साउथ दोनों भी जो हमारे गोलार्ध हैं उनमें 23.5 डिग्री पे पाए जाते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। रुपए का अवमूल्यन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इकोनॉमी में कि मुद्रा की कीमत को कम कर देना, तो यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं। आईआईपी को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, बट फिर भी आप पढ़ा ही देते हैं। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजरी द्वारा जारी होता है। आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं, सबसे ज़्यादा किसकी होती है बेटे, रिफाइनरी का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा अक्टूबर माह का पूरा करंट कवर हुआ। हमने अपने 3 पार्ट में अक्टूबर को कवर किया। अब हमारा बचता है नवंबर और दिसंबर और जनवरी से लेकर जून तक का, वो भी काफ़ी स्पीड मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो कल तक हमारा नवंबर और दिसंबर भी हो जाएगा। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में नवंबर के पार्ट 1 के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।